ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो अध्यायाणं। नमो लोये सौसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने चर्चा में मनुष्यों की बात की थी और मनुष्यों में भी नामधारी मनुष्यों की बात नहीं की थी। भाव निक्षेप से मनुष्य गति किसे कहते हैं, ये थोड़ा हमने समझने की कोशिश की थी। और समझते समझते कुछ बातें हमें जो ख्याल में आई थी वो ये थी कि आर्य और मिलेक्ष ये तो सामान्यतया मनुष्य के दो भेद होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा भीड़ एक ग्रुप में है, एक वर्ग में है, जिसे हमने क्या नाम दिया था कल? कौन बताएगा क्या नाम दिया था? है बोलो। आर्याभाषी मिलेक्ष। कैसे जीव है? आर्याभाषी मिलेक्ष मतलब जो दिखाई देते हैं आर्यों की भांति, क्योंकि इनका क्षेत्र कौन सा है? आर्य क्षेत्र है। लेकिन जो आर्य का आर्यत्व है, आर्य का आर्यपना है, आर्य का आर्यपना किसमें है? बोले आर्य का आर्यपना इसमें है कि वह धर्म ध्यान में अपने चित्त को लगाकर रखे। तो अगर आर्य का आर्यपना इसमें है और वह नहीं है तो बिल्कुल बात ऐसे ही है जैसे कोई फूल है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है, कोई फल है लेकिन उसमें रस नहीं है, कोई व्यंजन है लेकिन उसमें स्वाद नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही कोई आर्य है लेकिन धर्म के संस्कारों से शून्य है तो वो आर्य नहीं है, आर्याभासी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? समझ में आया? तो ये बात हमने कल चर्चा में ली थी और ये भी समझने की कोशिश की थी कि आर्यों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। याद आ रही ना सब बातें? दिख रहा है ना स्क्रीन पर? देखो ये वाला कि जो जो इनका क्या हो, धर्म की प्रवृत्ति हो, उच्च गोत्र का उदय हो, गुण गुणवान से जो सेवित हो, पुण्य क्षेत्र में जन्म लेते हो, वो आर्य हैं। और इसके विपरीत कौन है? अनार्य या मिलेक्ष, जो धर्म क्रियाओं से रहित हैं, जिनके नीच गोत्र का उदय है, जिनका आचार खान पान आदि सभी क्या है? असभ्य है। पाप क्षेत्र में जिन्होंने जन्म लिया है वो सब कौन है? मिलेक्ष जीव कहलाते हैं। क्लियर? इतना एग्री हो गए आप इस चीज से? आप किस कैटेगरी में हैं? पुनः जन्म के आधार से निर्णय नहीं करना, कर्म के आधार से निर्णय करना है ना। देखो अब जरा अपन चलते हैं, यहां से बात को अपन लेते हैं। मिलेक्ष में दो भेद किए थे, एक तो कर्म भूमि के मिलेक्ष और एक अंतर दीपज मिलेक्ष। कौन से दीपज मिलेक्ष? अंतर दीपज। तो कर्म भूमि के मिलेक्ष तो आपको पता होंगे किसकी बात चल रही है। कर्म भूमि के मिलेक्ष जो हर आर्य खंड के पहले 5 मिलेक्ष खंड होते हैं ना, उसकी बात है। तो वो तो क्लियर है ही, वो तो होते ही मिलेक्ष है। लेकिन एक और अलग टाइप के अंतर दीपज मिलेक्ष होते हैं जिनको हमने कहा था कुभोग भूमि वाले, और कुपात्र दान के दुष्परिणाम से, कुपात्र दान के दुष्परिणाम से वो कुभोग भूमि जीव में उत्पन्न होते हैं। किसके हिसाब से? कुपात्र दान। देखो मैंने कल दो शब्द बोले थे, एक तो पात्र दान की भावना, भावना के लिए पूरे पूरे नंबर, लेकिन पहलर पशुता क्यों आ गई उनमें? विवेक शून्यता के कारण। किसके कारण?
विवेक शून्यता कि कौन पात्र है कौन सुपात्र है, इसके कारण वो जीव कुभोग भूमि में जाते हैं। क्लियर हुआ? अब वो कुभोग भूमि है कहाँ, वो आज की क्लास में अपन समझेंगे। उसमें क्या है देखिए, इन्हें अंतरदीप कहा है। अंतरदीप कहा है मतलब क्या है कि द्वीपों के, वो जो द्वीप है ना, द्वीप वो समुद्रों के अंतर है, आइलैंड टाइप है, बराबर ना। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अंतरदीपज मनुष्य कहा जाता है, अंतरदीपज मलेच्छ कहा जाता है, बराबर। इनमें जगन भोग भूमि आदि की जैसी व्यवस्था रहती है, वो भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इनकी संख्या क्या है, तो इनकी संख्या है, बाजू में बहुत सुंदर मैप भी दिया है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। अपन पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा मैप पर चर्चा करेंगे। तो लवण समुद्र और कालो दधी समुद्र में 48 + 48 टोटल, देखो गलत लिखा है यहाँ पे, टोटल 196 लिखा है, 196 नहीं है, ओनली 96 है, ये मिस्टेक सुधार लेना है ना। तो लवण समुद्र में 48 आइलैंड है। ऐसे ही ये लवण समुद्र रहा, ये एरो दिख रहा है ना जहां पे मैं मूव कर रहा हूं, है ना, ये लवण समुद्र है, बराबर। फिर उसके बाद में ये हुआ कालो दधी समुद्र, इतना बड़ा, इसमें भी 48 आइलैंड हैं। अब इन आइलैंड की क्या विशेषता है, ये कुभोग भूमि वाले आइलैंड हैं। कौन से आइलैंड हैं? कुभोग भूमि वाले आइलैंड। क्या होता है वो अपन आगे चर्चा करेंगे, पहले इनका फिजिकल जो इसका विस्तार है वो समझते हैं। तो इनमें दिशाओं में स्थित अंतरदीप 100 योजन के, दिशाओं में स्थित, बराबर। ये देखो मैप देखो, ये कितने हैं, ये कुछ द्वीप जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहाँ पर है, दिशाओं में स्थित हैं। इसीलिए ये हैं कितने, ये बड़े आइलैंड हैं। इनका प्रमाण कितना है, 100 योजन का डायामीटर। कितना डायामीटर है इनका, 100 योजन। ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है, अपन बाद में पढ़ लेंगे इसको, है ना। पहले इसको इसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं। जीपीएस जिनवाणी के जीपीएस सिस्टम से, जेपीएस सिस्टम से, जेपीएस सिस्टम समझ गए ना, है। जीपीएस तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, और जेपीएस जिनवाणी के द्वारा जो सिस्टम हमें जानने को मिला है, जेपीएस, बराबर। तो ये बताने वाला तो जेपीएस ही है। अब गूगल का चित्र तो आएगा नहीं। अब जेपीएस हमें ये बताता है कि इनके जो दिशाओं में, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इनमें जो बड़े बड़े आइलैंड हैं वो 100 योजन के डायमीटर वाले हैं। विदिशाओं के कितने हैं सब, विदिशाओं के, तो विदिशा मतलब ये जो कहलाती है, ये इनके ये है 25 योजन वाले। अब विदिशा यहाँ पे दो लगाए, कौन कौन से, एक तो इसके बाजू वाला और इन दोनों के भी बीच में, यानी दिशाओं और विदिशाओं के बीच में भी एक एक द्वीप है। फिर से ये कहलाती है दिशा और ये कहलाती है विदिशा। विदिशा कौन सी है, जिसे अपन बहुत सरल भाषा में कहते हैं ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, नॉर्थ ईस्ट। अंग्रेजी वालों के पास शब्द कम है, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए। हमारे पास तो बहुत सारे शब्द हैं, तो हमने उनके लिए अलग नाम दिया है, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। तो ये हुई विदिशा, ठीक है ना। तो 4 दिशा 4 विदिशा। अब इनके बीच में भी, यानी ईशान और नॉर्थ के बीच में, ऐसे इनके बीच में रेड कलर के दिख रहे हैं ना, यहां पर भी, तो जो विदिशाओं में स्थित हैं वो 25 योजन वाले हैं, बराबर। और शिखरी आदि पर्वत के पार्श्व भाग में स्थित जो हैं, यहाँ पर जो ये देखो, ये बहुत छोटे छोटे आपको जोड़े दिख रहे हैं, बराबर ना। ये सब मिला के कितने हो जाते हैं उनके, यहाँ पे भी अगर गिनेंगे दो दो जी दीप करके, तो आपको ये टोटल मिला के 16 और वो हो जाते हैं। यानी एक समुद्र में 48, एक समुद्र में 48 कैसे आए, इनका भी प्रमाण कितना है, 25 योजन का। तो देखो यहां से क्लॉकवाइज अपन गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
बराबर, यानी 16 के पैरेलल ये आए तो 32 हो गए। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करके देखते हैं, देखो अब यहाँ पर भी दो दो आ जाएंगे, है ना, तो 32 हो गए ना, तो यहाँ पे 1 1 2 1 2 1 2 यहाँ पर करेंगे तो कितने हो जाएंगे इस तरफ है, तो कितने हो गए 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो कितने हुए 16, तो 32 हो गए थे और 16 और 3 48, 48 एक दिशा में हो गए। क्लियर हुआ सबको? बराबर, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया समझ में? हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। ये 32 समझ में आया, उसके बाद का नहीं समझा। हाँ चलो, तो ये बढ़िया है, नहीं समझ में आया ये कहना भी एक अच्छी बात होती है। हाँ, आपके इस प्रश्न से समझ में तो किसी को नहीं आया होगा, लेकिन कोई कह नहीं रहा था। देखो ये जो है ना, इसके पार्श्व में, इसके पार्श्व में, मत पार्श्व मतलब आजू बाजू, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके, तो दो लेफ्ट हैंड साइड, दो राइट हैंड साइड, अगेन यहाँ पर भी दो लेफ्ट हैंड साइड, दो राइट हैंड साइड, तो इस तरफ कितने हो गए नॉर्थ साइड में, वेस्टर्न साइड में 8, एज वेल एज ईस्टर्न साइड में भी 8, तो 8 और 8 प्लस कितने हुए 16, फिर यहाँ पे 16 दिशाओं और विदिशाओं वाले और 16 दिशाओं विदिशाओं के बीच वाले, तो 16 दिशा विदिशा वाले, 16 दिशा विदिशा के मध्य वाले और 16 यहाँ के बीच में, तो टोटल 3 प्रकार से वहां पे 48 हो गए। जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है लवण समुद्र में। क्लियर हुआ? अभी क्लियर है? अच्छा, हाँ बराबर। बराबर समझ में आया? तो मैं एक बार और फिर से मैप को देख लूं, ऐसा हो तो जिस जिसको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो वो हाथ उठा दे। बराबर सबको आ गया? होप सो, सुन रहे हो उनको तो आ ही रहा हो, जिन्होंने टीवी देखते देखते क्लास चालू की उनकी भगवान जाने। અમુક તો શું કહે ખબર છે કે ના ના હવે એટલા ઓછા લોકો જોશે તો પંડિતજીને કેવું લાગશે बताओ, कोई સાંભળતો જ નથી। है? तो ऐसी कृपा जो मेरे ऊपर कर रहे हैं उनका भी खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद मेरा मनोबल बनाए रखने के लिए। बाकी आप अपने काम पे कंटिन्यू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसे हो सके तो 10-50 लोग और खोज के ले आए जिससे मुझे बड़े होने का भ्रम होता रहे। कारण क्या है, क्योंकि कई बार होता है ना, अरे ये तो 50 ज्वाइंट हुए, जब 100 ज्वाइंट होंगे तब सुनेंगे, ये तो 15 ज्वाइंट हुए, जब 500 होंगे तब करेंगे, है ना। तो मुझे भी बड़े पंडित होने का भ्रम होता रहे, इसके लिए 2-4 अगर ऐसे मिलते हो आपको तो वो भी खोज के लिए आई, अच्छा रहेगा। चलिए पुनः अपने मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पे अपना चित्र, तो अब जरा इस आप मैप को देखेंगे तो बड़े गजब गजब आपको नाम मिलाई देंगे। देखो ये कहाँ गया चित्र, हाँ ये आया, ये इनका स्ट्रक्चर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पता नहीं यार ऊपर जाते हैं तो ये कर देता है। बहुत बढ़िया, धूल नगाड़ों के साथ में सुन रहे, इससे अच्छा और क्या होगा। हाँ देखिए ये जो नाम है ना ये बड़े अलग अलग टाइप के हैं, इससे आपको उन भोग भूमियों की व्यवस्था पता चलेगी। देखो 48 में कहाँ कैसे कैसे होते हैं वो आपको नाम देखकर पता चल जाएंगे। देखो जैसे कि अपन नॉर्दर्न साइड के देखते हैं, बराबर ना, तो इसमें लिखा है हस्तकर्ण लिखा है, एक्चुअल में हस्तकर्ण नहीं है, ये हस्तीकर्ण है। हस्ती मतलब इनके, हस्ती मतलब होता है हाथी, बराबर ना। तो बाकी सारी स्ट्रक्चर किसकी भांति है, मनुष्यों की भांति, मगर कान कैसे, कान बोले कान हाथी के जैसे। ऐसा क्यों हुआ? बराबर, ये 2 द्वीप है ना, 2 द्वीप, ये दोनों द्वीपों में ये जैसे द्वीप के नाम है, लोग द्वीप के निवासी भी वैसे ही होते हैं। तो पूरे शरीर की संरचना मनुष्यों की भांति, अकेले कान हाथी की भांति है। मार्जर मुख, मार्जर मुख, मार्जर आप जानते हो क्या होता है? बिल्ली, बिलाड़ी,
तो जिनका मुंह बिलाड़ी के जैसा है, मुंह बिल्ली के जैसा है और बाकी शरीर आदमी के जैसा है, बराबर। ऐसे भी देव होते हैं जिन्हें कुभोग भूमि वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुभोग भूमि वाला कहा जाता है। फिर सूकर कर्ण। कैसे कर्ण? सूकर कर्ण, कि जिनके 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 कान सुअर की भांति हो, बराबर। इस तरफ से देखो तो गजमुख, ये गणपति है। जो गणपति का कॉन्सेप्ट है ना, ये कुभोग भूमि से चुराया गया है, बराबर। एक्चुअल में थोड़ा प्रश्न नाम आया इसलिए खुलासा कर देता हूं। गणपति बहुत ऊंचा शब्द है, बराबर। अपने यहाँ पर गणपति शब्द किसके लिए यूज किया जाता है बताओ? है कोई बताएगा मुझे? आपके अपने गंधर्व भगवान के लिए। हाँ, अपने जैन धर्म में गणपति शब्द क्या कहते हैं, गण मतलब जैन संघ, सारे के सारे साधुओं का जो समूह होता है ना, उसे गण कहते हैं। और उस पति मतलब उसके जो श्रेष्ठ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गणपति। तो अगर कभी विवाह आदि में गणपति स्थापना का कॉन्सेप्ट कहीं किसी ने सुना होगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम इस शुभ प्रसंग में गणधर भगवंतों को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? गणधरों को याद कर रहे हैं। और गणधरों को याद करना मतलब उसके हिसाब से वो बात चालू हुई। अब वो वहां से गणपति कैसे वो करते 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 वो एक अलग विचित्र आकृति में बन गए, कुभोग भूमि के कोई व्यक्ति की आकृति बन गई, ये खरेखर अन्याय है। और उसके बाद में चलो हिंदू परंपरा में तो आए, जैन परंपरा में भी, और खासकर श्वेतांबर जैन परंपरा ने तो 100% एक्सेप्ट कर लिया। बहुत कम लोग ऐसे होंगे श्वेतांबर परंपरा के, दिगंबर परंपरा में बहुत कम लोग हैं, मतलब, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में प्रमाण में ज्यादा है कि उन्होंने सीधे के सीधे बुद्धि और उसका कनेक्शन, क्या कहते हैं, बुद्धिदाता, बुद्धि देने वाले गणपति, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लेकर आ गए। अरे गजब है। बुद्धि अगर गणपति जी देते हैं तो फिर ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम क्या करता है? बहुत सरल सी बात है। ज्ञानियों को संयोग क्या करता है? एक्चुअली बुद्धि का कॉन्सेप्ट वो गणधर भगवान से जोड़ो तो ख्याल में आए कि 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, 4 अंग के ज्ञाता हैं, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, तो वो आपको बुद्धि के क्षोभसम में निमित्त बन सकते हैं, बराबर समझ में आया। लेकिन ये कहां से जैन धर्म में सब चीजें आ गई? बहुसंख्यक के प्रवाह में क्या कहते हैं, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे मिलती जा रही हैं। और इनका दुष्परिणाम ये होता है कि एक सामान्य बालक जिसे धर्म का गहरा अध्ययन नहीं है, वो अपने आप को जैन परंपरा के रूप में स्वतंत्र देख ही नहीं पाता। उसे ये लगता है कि हम तो इनके ही जैसे हैं, हमारे इनकी गणपति की मूर्ति को हम मानते हैं, इनके देव को हम मान रहे हैं, तो हमारे, तो उसको जो वितरागता का कॉन्सेप्ट है, वो वितरागता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ख्याल में नहीं आता। इसीलिए शुद्धि की जरूरत है। ऐसा कोई भी गणपति नहीं है। हाँ, गणपति के नाम पे इंद्रभूति, गौतम गणधर और 24 से 24 तीर्थंकर भगवान के जो भी गणधर हुए हैं, हम उन्हें बहुत आदर और श्रद्धा पूर्वक स्वीकार सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जो कुभोग भूमि का हो, अब देखो कौन सा भोग भूमि का हो, जिसका स्ट्रक्चर कुभोग भूमि का हो, उसे तो मिलेक्ष कहा गया है। तो मिलेक्ष कहा गया है, तो ऐसे मिलेक्ष की हम वंदना करें, वो कैसे लॉजिकल होगा? बताओ, विचार करके देखो। आर्य और मिलेक्ष में श्रेष्ठ कौन है? आर्य है, नाम में ही श्रेष्ठता है, आर्य मतलब ही श्रेष्ठ होता है। अब वो आर्य जीव मिलेक्ष की आकृति को माने, ये कैसे उचित माना जाएगा? ठीक है ना। फिर बहुत सारे अलग अलग है, मकर मुख, व्याघ्र मुख, बाघ के जैसा मुख होता है, मगर के जैसा मुख होता है, अलग अलग टाइप के हैं ये सब। अगर आप देखेंगे तो ख्याल में आपको आता जाएगा। हम अभी बहुत विस्तार से नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप इसको स्लाइड जो दी है उसकी आप पढ़िएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है वो कैसा, कहाँ तक वो सही आता है ना। चलो देखते हैं, थोड़ी अपन इस साइज को कम करते हैं। क्लियर? आप सब देखिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मार्जर, अश्वकर्ण मतलब उष्टकर्ण, उष्ट मतलब होता है ऊंट, अश्व मतलब होता है घोड़ा, बराबर। कर्ण प्रावरण, कर्ण का ही आवरण जिनको होता है, ये बड़े गजब होते हैं। कर्ण प्रावरण मतलब क्या होता है
कि उनके कान इतने बड़े होते हैं, बराबर। कितने बड़े होते हैं कि रात को उनको सोना होता है ना, तो एक कान को बिछा लेते हैं, दूसरे कान को ऐसे बंद कर देते हैं, तो जैसे वो कली के अंदर फूल बंद हो जाता है ना, वैसे वो कर्ण के आवरण को बना के सो जाते हैं। इतने बड़े बड़े लंबे कान को धारण करते हैं। एक बार मेरे मन में कौतूहल हुआ कि ऐसे कर्ण प्रावरण में जाते कौन होंगे? बोले जिनको दूसरों की बातें सुनने का बड़ा शौक होता है ना वो चाहते हैं कान इतने लंबे हो जाएं कि सबकी बातें मुझे सुनाई दे जाएं, है ना। तो ऐसे लोग वो कर्ण प्रावरण का कर्म बांध लेते हैं कि वो कान में ही रहते हैं, बराबर ना। देखो ना, ऐसी बात है भाई साहब। चलो अपन आगे की देखते हैं। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर कुबोक भूमिका। अब थोड़ा इनका वर्णन भी पढ़ लेते हैं कि ये होते कैसे हैं। देखो ये शुकर क्या मतलब, क्या बोले आप? मतलब शुकर, पिग, भूंड। भूंड, हाँ, हाँ अच्छा, भूंड, ओके। बराबर ना। तो कैसा सुअर के जैसा मुंह होता है उनका वो। देखो अब वो क्या करते हैं वो थोड़ा अपन समझिएगा। अपन अनेकों बार कर चुके, कोई नवाई नहीं है, नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं जाना है ऐसे एंगल से तो विचार लो, और नहीं जाना है तो विवेक करना पड़ेगा। जो बार बार ये कहते हैं दान में कि अपने से तो अच्छे हैं इसलिए दान दे दो, ये बात समझ लेना भैया जिनवाणी की। हम जब भी बात करते हैं कभी कोई आहार दान या इन सब चीजों की, तो कई लोग ऐसे कहते हैं अरे अपने से तो बढ़िया है इसलिए देना हो तो दे दो। मैं बहुत रिजिड होकर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनवाणी के आधार से आप समझो। साधर्मी के नाते हमें किसी को कुछ भी देने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सुपात्र के रूप में कुपात्र को दान देंगे सुपात्र की भावना से, तो फिर कुबोक भूमि का बंधन हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? समझे कि नहीं? साधर्मी के नाम पे तो हम हर जैन को अपना साधर्मी मानते हैं, तो उसके नाम पर तो आप किसी को कुछ भी देते हैं और आते हैं अपनी भाषा में कहें या आहार करवाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कुपात्र हैं और उनको सुपात्र की भांति अपन समझ कर दें, बराबर, प्रत्यक्ष जिनके मूल गुण आदि में दोष दिख रहा हो, तो वहां पर हमें भले ही हमारी भावना सही हो, हमें कुभोग भूमि आदि का बंधन होने की पूरी पूरी संभावना है। देखो कैसे रहते हैं वो? गुफाओं व पेड़ों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं और पेड़ों पर रहते हैं, और मिट्टी व फूलों का आहार करते हैं। लेकिन ये भी मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि वहां की मिट्टी भी अपने रसगुल्ले से भी ज्यादा रसमयी होती है बराबर। और फूल भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बराबर। भक्ष भक्ष के एंगल से नहीं, लेकिन शास्त्रों में आया है कि अगर वो मिट्टी और फूल ही खाते हैं तो भोग भूमि क्यों बोला उनको? उनके तो खराब दिन आ गए। बोले कि भले ही वो ये आहार करते हो, आकृति उनकी जैसे शरीर की आकृति कैसी होती है, पशुओं की भांति होती है, तो फिर क्या कहते हैं, उनका आहार भी उसी भांति का होगा। अब ये बात अलग है कि उनकी मिट्टी और फूल भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बराबर। और देखो सबकी आयु कितनी होती है? आयु, बोले आयु एक पल्ले होती है। एक पल्ले होती मतलब जगन्य भोग भूमि की आयु, ठीक है ना। अब कहते हैं वो कहलाते क्या हैं? मनुष्य कहलाते हैं कि त्रेंच का मुंह हो गया तो त्रेंच कहलाते हैं। तो उसका बताया, लॉजिकल बताया कि भले ही मुंह त्रेंच का हो, लेकिन उनके लिए मनुष्य नाम कर्म का ही उदय होता है। उदय कैसा होता है? मनुष्य नाम कर्म का होता है, बराबर। अब देखो फिर आगे किंतु अंग कैसे होते हैं बाजू वाले चित्र में अपन देख लेंगे अभी। परंतु अंग त्रियंचों के होते हैं, जैसे अश्वमुख, बकरी के मुख, उल्लू का ये कहते हैं, मगर का मुख वगैरह। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद में भी और कैसे कैसे होते हैं। एक जांग वाले, एक ही जांग है तो फुदक फुदक के चलते हैं। एक टांग वाले, एक टांग से कूद रहे। पूंछ वाले, सींग वाले, ऐसे भी मनुष्य होते हैं, बराबर। और क्या बोला? लंबे कान वाले, लंबकर्ण, बराबर। मेघ बिजली दर्पण के समान मुख वाले भी होते हैं। ऐसे ये सारे के सारे भोग भूमि के जीव होते हैं। पॉइंट समझ में आया? इसको जाना है भैया, नाम नोंदा दो। है कौन है एग्री?
हाँ, कमाना धमाना तो वहां पे भी नहीं पड़ेगा। ये जीव कई बार इतना प्रमादी हो जाता है ना, सच बता रहा हूँ, कि इसको जब दुकान जाना रसोई करना बुरा लगता है। तो एक तो मेरे मित्र ने ऐसा कहा था, बोले कि यार ये हर बार बड़ी समस्या होती है, ऐसा तो कोई करके जेल में चले जाओ। जेल में चले जाओ तो क्या होगा, मफत में खाने पीने को तो मिलेगा कम से कम। ऐसा है इस जीव का स्वभाव, मफत के नाम पर ये कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मुझे पता है कि ये भले ही खराब है, लेकिन इन लोगों को जिनको ये अच्छा लगता है वो तो उसकी भी इच्छा कर लेते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी आपको वो ख्याल में आएंगे। ये सब देखो, चित्र देखो, दिशाएं दिख रही हैं। एक कोई बकरी के मुंह जैसा है, कोई ऊंट के मुंह जैसा है, कोई खरगोश के मुंह जैसा है, बराबर। और जैसी एक व्यवस्था है ना, ये जैसी मैंने आपको लवण समुद्र की बताई, ये लवण समुद्र का जैसा लवण समुद्र में है, वैसा ही कालो दधी समुद्र में भी है। ये देखो, गजानम गणपति है, फिर क्या कहते, गजमुख, ये बानर मुख है, ये मकर मुख है, एक पैर वाले हैं, एक टांग वाले हैं, बराबर, गाय के जैसे मुंह वाले हैं। ये सब क्या कहते हैं, कुमानुष शब्द बोला है इनके लिए। कौन सा शब्द? कुमानुष शब्द बोला है। ओके, क्लियर? एनी क्वेरी? सरस, आगे का अपन देखते हैं। अब एक जो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है वो 14 कुलकर वाली बात। कुलकर क्या कहलाते हैं, कोई मुझे बताएगा? कौन कुलकर कहलाता है और कुलकर का काम क्या होता है, किस टाइम पर होते हैं कुलकर? देखो, हाँ बोलिए, कौन सम्यक बोल रहे? हाँ बोलो, प्रशमता बहन की प्रशांत, कौन बोल रहा था? कोई है? भाग्यशाली माइकल लाल तो नहीं बोलूंगा। सब माइकल लाल है वहां की। तो देखो, बहुत अच्छा। कुलकर एक पद है। कुलकर क्या है? एक पद है। अच्छा, जब आप लोगों को नहीं आता ना, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कुछ भी नहीं आता इनको, कुछ भी बता दो चलेगा, है? देखो, तो कुलकर क्या है? कुलकर एक पद है। कौन सा पद है? कि जब आप एक एस्टैब्लिश व्यवस्था है, वो व्यवस्था एक जब दूसरी व्यवस्था की तरफ शिफ्ट होती है, तो बीच में बहुत सारी अड़चनें आती कि नहीं आती? तो उस अड़चनों का समाधान किसके पास से कराएं? ये प्रश्न सबसे बड़ा कब आया? कि जब तीसरे काल तक जब भोग भूमि थी और भोग भूमि की व्यवस्था शिफ्ट होकर कर्म भूमि की तरफ कन्वर्ट हो रही थी, बराबर। क्या हो रहा था? भोग भूमि की व्यवस्था शिफ्ट होकर कर्म भूमि की तरफ कन्वर्ट हो रही थी, तब बीच में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। समस्याएं क्या आ रही थी? देखो, भोग भूमि में तो सब कुछ व्यवस्था बनी बनाई थी, बराबर ना। अब वो बनी बनाई व्यवस्था बदल कर कर्म में आ रही थी। तो यहाँ पे उनके कभी वृक्षों में से रोशनी आना कम बंद हो जाती थी, कभी उनके पशु चीखने चिल्लाने लगते थे, दांत दिखाने लगते थे, खेती के लिए झगड़े होने लगते थे, पुत्र आदि अलग अलग होते। तो मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या ये उनके सामने आती थी और उन्हें उनका कुछ भी समाधान नहीं पता था। तो ऐसे समय में जो उन समस्याओं का समाधान करते हैं और एक एक व्यवस्था बनाने में सहयोगी बनते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये तीसरे काल के एंड में और चौथे काल के स्टार्ट में होते हैं। बात समझ में आई? अपने एक कुलकर का नाम आपको पता होगा, बड़ी अच्छी उनकी समस्या है। उनने जो नाभि राय जी क्या थे? कुलकर थे, बराबर ना। मतलब 14वें नंबर के कुलकर। तो उन्होंने भी ये बात बताई। उन्होंने कौन सी बात बताई? कि जब बच्चों ने जन्म लिया तो जन्म लेते उनकी में एक नाभि नाल निकली। तो वो फिर दौड़े दौड़े गए राजा के, हम क्या करें, अब हमें इसको समझ में नहीं आ रहा, ये नाभि से नाल जुड़ी। आज जब बच्चा पैदा होता है तो जो कॉर्ड होती है वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। तो उन्होंने बोला कि भैया इस नाली को काट देते हैं। तो ये ज्ञान देने वाले कौन थे? नाभि राय। ये 14वें नंबर के कुलकर, बराबर।
ऐसी मतलब जब भी कोई ट्रांजिट फेज आता है, जैसे कि ये तो इस टाइप का भोग भूमि से कर्म भूमि वाली व्यवस्था हुई। अब आपको पता है कि जब छठा काल पूरा होगा और छठा काल से के क्या कहते हैं बाद में पांचवा काल आएगा, तो फिर से लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए कुलकर आएंगे। वो कुलकर क्या बताएंगे? वो कुलकर बताएंगे रोटी कैसे बेली जाती है, वो कुलकर ये बताएंगे कि सब्जियां कैसे बनाई जाती हैं। वो रिवर्स कुल बताएंगे, यहाँ पे अलग बता रहे हैं। मतलब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की तरफ जब मूव होते हैं, स्विच होते हैं, तो जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रजा को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दायित्व कुलकरों का होता है। क्लियर? ये बड़े महान आत्माएं होती हैं और उनका स्थान महापुरुषों में आता है। किसमें आता है? महापुरुषों में। देखो हम તો जब શું बोलिए તો આપણા છઠ્ઠા આરામાં આવી રીતના રોટી બનાવવાનો બધું વેચવાનો ખલાસ, ના હોય? બધું ખલાસ. અને અમુક લોકોને અત્યારે ડબલ રોટી ખાઈ ખાઈને ખલાસ કરી નાખ્યો છે. જે બધું અત્યારે પેક્ડ ફૂડ હે ને એનાથી તમને ખબર પડી જશે કે બધા લોકો ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ. हाँ, कुलचा रोटी खाओ ने नान रोटी खाओ ने पिज्जा खाओ ने आम खाओ तो रोटली बनाओ भूली जाशो, પછી કુલકર શીખવાડશે તમને. ख्याल में આવે છે कि नहीं? समझो? क्लियर? तो छठा आराम में कोई व्यवस्था नहीं होती। कर्म भूमि की इस टाइप की व्यवस्था, असी मसी आदि कर्मों की व्यवस्था छठे आरे में नहीं है। वहां पे शिकारी होंगे, मार के खाएंगे और कुछ नहीं होगा। रात भर दिन में गुफाओं में पड़े रहेंगे, रात को वो ट्राइबल्स के जैसे मारेंगे और उसको कच्चे ही खा जाएंगे, बराबर भून के खा जाएंगे। भूनने की व्यवस्था ही वहां पे नहीं रहेगी। ऐसी सब बातें, बराबर ना? देखिए एक कुलकर फिर आएगा, वो कुलकर आग जलाना सिखाएगा, एक कुलकर रोटी बनाना सिखाएगा। ये सब आगे आगे के कुलकरों का काम होगा। ठीक है? तो मैं आपको प्रश्न ये कर रहा था, एक अच्छा प्रश्न था, कुलकर किस में आते हैं? श्लाका पुरुषों में आते हैं कि महापुरुषों में आते हैं? कुलकर महापुरुषों में आते हैं। देखो जैन धर्म के महिमाशाली पुरुष दो टाइप से काउंट किए जाते हैं, 63 श्लाका पुरुष और 169 महापुरुष, बराबर। तो श्लाका पुरुष में जो नहीं आते लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे कुलकर, कामदेव, नारद, तीर्थंकर के माता पिता आदि, जीव, रुद्र, ये सब महापुरुषों में आते हैं। ठीक है ना? बाकी श्लाका पुरुष तो इंक्लूड हो ही जाते हैं, समझ? ये होमवर्क के रूप में लिख लो। चलो अभी मैंने आपको बताया है, आप सब लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिए कि 169 जो महापुरुष हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। ओके, चलिए। तो अब उन महापुरुषों के जीवन को हम समझते हैं जो क्या करते हैं। प्रतिश्रुति नाम, हाँ बोलिए खुशी बहन। सर 100 कितने बोले आपने महापुरुष? अब आप खोज लो ना। 1 ना मीन्स 169, 169। ओके, बराबर। देखो 14 कुलकर हैं, 14 कुलकर। उन्होंने क्या बताया? प्रतिश्रुति नाम के पहले कुलकर है। इन्होंने लोगों को समझाया, देखो ये यहां से पहले ये ना, हाँ देखो प्रतिश्रुति, इन्होंने लोगों को समझाया कि रोशनी प्रदान करने वाले वृक्षों का प्रकाश इतना अधिक था कि सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। अब इन वृक्षों की आभा कम हो रही है, तो प्रतिश्रुति कुलकर के समय से दिन और रात का भेद माना गया। देखो पहले की व्यवस्था क्या थी? दीपांग तेजांग जाति के कल्पवृक्ष थे, हमने पढ़ा था भोग भूमि में। अब वो तेजांग जाति के कल्पवृक्ष थे और उनके द्वारा इतना सफिशिएंट पर्याप्त प्रकाश होता था कि दिन और रात का भेद ही वहां पे कुछ होता नहीं था। अब लेकिन जैसा कि आपको पता है व्यवस्था बदली, बराबर। अब इन कल्प वृक्षों का लाइट कम हुई और कल्प वृक्षों की लाइट कम हुई तो वहां उनको चमकते हुए गोले दिखाई दिए, बराबर ना? वही होता है, दिन में जब आपको सूरज निकला हो तो एलईडी बिल्कुल नहीं दिखाई देती, और वही रात को जब आपका सूर्यास्त हो तो एलईडी बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। अब खूबसूरत तो हमें पता है कि एलईडी है इसीलिए लग रही है। आप सोचो
कल तक आपको पता ही नहीं कि सूर्य और चंद्रमा कुछ होते हैं, और सुबह आप उठो और एकदम चमकता आसमान में आपको लाल धधकता हुआ गोला दिखाई दे आग का, रात को एक इतना बड़ा चंद्रमा दिखाई दे, आपके मन पे क्या बीतेगी? घबरा जाओगे, पता नहीं क्या होने वाला, एलियंस ने अटैक तो नहीं कर दिया है? तो ऐसी हालत वहां के लोगों की हुई जब उन्होंने पहली बार सूर्य और चंद्रमा को देखा। बोले ये क्या चमकता हुआ गोला है, ये क्या चमकती हुई रात है? तो दौड़े दौड़े पहुंचे, बोले साहब हमें समझ में नहीं आ रहा है, डर रहे हैं, आशंका के मारे हमारा कौर मुंह में नहीं जा रहा है, बहुत भय लग रहा है, आप समाधान करो। तो प्रतिश्रुति नाम के कुलकर्णी ने बोला कि ये पहले भी थे मगर तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि ये कल्प वृक्षों के तेज के कारण इनका ताप ढक जाता था। अब ये चले गए हैं, इसीलिए ये एलईडी लाइट भी लबुक झबुक की बजाय दमदमाट दिखाई दे रहे हैं। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भेद पहले नंबर के कुलकर के टाइम पर हुआ। अब देखो, अब आगे क्या कहते हैं, सनमति, इनके टाइम पे प्रकाश और कम हुआ, और कम हुआ तो जैसे अहमदाबाद में लॉकडाउन में प्रदूषण कम हुआ था, तो चांद के साथ साथ तारे दिखाई देने लगे थे, नहीं तो हमको तो दिखते ही नहीं थे अहमदाबाद में कभी तारे। लॉकडाउन के फेस में जरूर हमने अहमदाबाद में रात में तारे देखे दिन में तारे तो नहीं दिखे, लेकिन रात में व्यवस्थित रूप से थोड़े जैसे गांव में दिखते थे ना तारे, वैसे तारे हमें रात को कब दिखाई दिए थे? जब प्रदूषण कम हो गया था, लॉकडाउन के टाइम पर। बराबर। तो ये सनमति जी के टाइम पर ये घटना घटी, तो फिर घबरा गए बेचारे लोग, बोले अभी तक तो लगता है एलियन का राजा आया था, अब तो पूरी सेना लेकर आ गया, ये छोटे छोटे यान क्या हैं? तो कहते हैं भैया ये तेजांग जाति के कल्प वृक्षों का प्रभाव और कम हुआ है, और कम हुआ है, इसीलिए छोटे छोटे तारे भी दिखाई देने लगे। आप समझ रहे कितने भोले जीव थे उस समय के। अब क्षेमंकर नाम के कुलकर्णी ने क्या किया, इनके समय में जानवरों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। बराबर। अब तक कल्प वृक्षों ने पुरुषों और जानवरों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान किया था, लेकिन अब स्थिति बदल रही थी और हरेक को खुद के लिए व्यवस्था करनी थी। बराबर। अतः घरेलू और जंगली जानवरों का अंतर क्षेमंकर कुलकर के समय से माना जाता है। अब क्या हुआ देखो, अभी तक तो कल्प वृक्षों की व्यवस्था थी। बराबर। जैसे कोई होता ना, बहुत बढ़िया हाई क्लास व्यवस्था थी, 5 स्टार व्यवस्था थी, जिसको जो चाहिए था सब मिल जाता था। अब क्या हुआ, बोले अब ये हुआ कि पुरुषों की अब कम हो रही थी व्यवस्था, आहार कम मिल रहा था, फूड सप्लाई कम हो रही थी। अब मनुष्य तो समझ जाए तो पशु क्या करे, पशु क्या करे? तो पशु तो इतना समझते नहीं थे, तो एक पशु दूसरे पशु को मारने लगे, खाने लगे, दांत दिखाने लगे। तो इन्होंने बोला कि अरे ये पशुओं में भेद करना पड़ेगा। कुछ होते हैं घरेलू पशु, डोमेस्टिक एनिमल, और कुछ होते हैं वाइल्ड एनिमल। तो जो अब एनवायरमेंट की बच्चों की बुक में पढ़ाते हैं ना, टेल मी द नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल, तो आपको यहाँ ये बताना पड़ेगा कि ये जो व्यवस्था है वो क्षेमंकर कुलकर के टाइम पर हुई थी। कौन से कुलकर के टाइम पर? क्षेमंकर कुलकर के टाइम पे व्यवस्था हुई थी। बराबर। तो ये इनने समझा। अब क्षेमंदर ने क्या किया, क्षेमंदर अब बोले भेद तो कर दिया, भेद करने के बाद में जब वो हमला करने आए जंगली जानवर, तो क्या करना, तो उन्होंने उपयोग बताया कि जंगली जानवरों को दूर भगाने के लकड़ी का प्रयोग करना, पत्थर और हथियारों का प्रयोग करना। ऐसे करके इन्होंने क्षेमंदर कुलकर्णी ने उनकी सुरक्षा के उपाय बताए। बराबर। बाकी के कुलकरों की चर्चा अपन बाद में करेंगे।